नमस्कार। देश प्रदेश में आपका स्वागत है। सतीश झा। आज डिमोनेटाइजेशन की बरसी या जन्मदिन कह लीजिए। 6 साल पहले देश में एकाएक एक मान लीजिए आम आदमी के जीवन में आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी कि नोटबंदी हो जाएगी, यानी कि 500 और 1000 रुपये के नोट इसलिए हटा दिए जाएंगे कि जिससे कि लोग काला पैसा देश में न चले और लोग उसका इस्तेमाल ना कर सकें, जिसकी सूचना सरकार के पास नहीं है। ऐसा सारा पैसा खजाने में पहुंचने की बात हुई थी। कुछ लोगों ने कहा कि ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए, तरक्की के लिए बहुत अच्छी बात है। इससे कुछ लोगों ने, कुछ पत्रकारों ने तरह तरह की बातें कही। एक ने कहा कि इसमें जो नया नोट बनेगा वो 2000 रुपये का आएगा, वो इतना बढ़िया होगा, उसमें नैनो चिप लगेगी। वो चिप ऐसी होगी कि सैटेलाइट से वो पैसा चाहे 7 समुंदर के नीचे कहीं भी चला जाए, वो सैटेलाइट पकड़ लेगा और हमेशा सरकार को जानकारी रहेगी कि ये पैसा कहाँ है। खैर, कितने लोगों को जाने गई, कोई 125 कहते हैं, कोई 150 कहते हैं, कोई 200 कहते हैं, तमाम लोग जाने गए। लोग लाइनों में खड़े थे। देश के हर नागरिक को मुश्किल हुई। सिर्फ मुश्किल हमारे बड़े नेताओं को नहीं हुई, या जिनके पास साधन थे, जो सत्ता चलाते हैं, ऐसे 2-4-5 हज़ार लोगों को मुश्किल ना हुई होगी, या मान लीजिए 10-15 हज़ार को नहीं होगी। बाकी सबको मुश्किल हुई। अपने आप में एक आपातकाल जैसी घोषणा हो गई थी। ऐसे सबके जीवन में परेशानियां पैदा हुई। कितने लोग अस्पताल जा नहीं सके, दवाइयाँ नहीं दे सके, खाना पीना नहीं कर सके। हमारे नेता ने, बड़े नेता ने तालियां बजाएं कि हाँ, शादी होने वाली है और घर में पैसा नहीं है। अब बताओ, इस तरह से उन्होंने लोगों का मजाक उड़ाया। यानी काला पैसा, उसके नाम पे इस तरह से लोगों को परेशान किया गया, पूरी देश की जनता को, और कितनों की मौत हो गई। काला पैसा वहीं का वहीं है। मुझे लगता है कि उससे ये सारी स्कीम काला पैसा और ज़्यादा बढ़ाने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि जब रुपए 500 और 1000 के थे तो जितनी जगह में काला पैसा 500 बनेगा, अगर नोट 2000 का हो जाएगा उसकी चौथाई जगह चाहिए। तो आज की तारीख में काला पैसा 4 गुना होना चाहिए। अगर आप देखें, जो जगह छुपाने की जगह होती हैं जितनी हैं, उस हिसाब से देखें तो शायद अगर नोटों का जो मूल्य बढ़ जाएगा तो काला पैसा बढ़ जाएगा, क्योंकि कोई फ़र्क पड़ा नहीं है। अभी आज की खबर है अखबारों में ये है कि अब वो 31 लाख करोड़ की जो करेंसी थी हमारी, वो वहाँ से हट के करीब 71% ज़्यादा, 72% ज़्यादा बढ़ गई। यानी कि आज की तारीख में ज़्यादा पैसा सर्कुलेशन में है। इसके बावजूद कि डिजिटल क्रांति की बात हुई थी, सब हम कहते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया हो गया है पेमेंट का, और हम दुनिया में सबसे आगे हैं डिजिटल पेमेंट में, तो फिर भाई ऐसा कैसे हो गया कि आपकी बढ़ोतरी हो गई कैश की? कैश तब बढ़ता है जब कैश में काम होता है। अगर डिजिटल पेमेंट हो रहे हैं तो फिर कैश क्यों बढ़ रहा है? लोग बीच में ऐसा कैश क्यों है, कैसे आ गया? तो अगर जितने भी अर्थशास्त्रों से आप बात करेंगे वो कहेंगे कि भारत के इतिहास में अगर कोई सबसे बुरा और तर्कविहीन और मान लीजिए कि मूर्खतापूर्ण कोई फैसला था तो वो था नोटबंदी का। इसको हमने तुगलकी फैसला पिछले साल कहा था। आखिर इसकी क्या ज़रूरत थी? हम लोग सब मानते हैं इसकी ज़रूरत ये थी कि जितना भी पैसा विपक्षी पार्टियों के पास है वो ख़त्म हो जाए। उनको उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले उनके पास बिल्कुल पैसा ना रहे, इसका तरीका कैसे निकाला जाए, वो था नोटबंदी। और उसके बाद फिर जो है वही ढाक के 3 पार, वही सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे चलता था। और यानी कि जो काले पैसे की, काले धन की बात हुई थी, वो 2014 के पहले तो हमारे महान नेता कह चुके थे, वो तो जुमलेबाजी थी, चुनावी जुमला था। तो ये भी चुनावी जुमला था। एक था देश का चुनावी जुमला कि हम हर आदमी को, हर नागरिक को 15 लाख रुपए देंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सबको समझाया था कि सारा का सारा पैसा जो हमारे कांग्रेस के नेताओं के पास है वो कहीं दिखाई नहीं।
क्योंकि वो कहीं है ही नहीं है। तो झूठ को जो सच से मिलाने की जो बात है, उसमें कुछ पार्टियां काफ़ी माहिर हो चुकी हैं। कम से कम एक पार्टी माहिर हो चुकी है जो कि आजकल केंद्र में सत्ता में है। उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये समझ बात आती नहीं हमारे, क्योंकि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो भी चला रहा है, बहुत कहना मुश्किल है कौन चला रहा है, लेकिन लोग कहते हैं कि जो आज की तारीख में जो पार्टी सत्ता में है उसके लोग चला रहे हैं, उसके मानने वाले, चाहने वाले, उनके सबॉर्डिनेट्स होंगे, जो भी पीयर ग्रुप होंगे, जो भी हैं, लेकिन उसका रिश्ता उससे है, ऐसा लोग कहते हैं, सभी लोग मानते हैं। साफ कैसे कहा जाए सबूत के साथ, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लोग मानते हैं कि जो पार्टी सत्ता में है उसने ये सब भी चीज़ें की हैं कि व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से जो भी चीज़ें लोगों के दिमाग में बिठाई जा सकें, गलत सही जो भी, वो करते रहेंगे। तो जैसे हमने एक बार देखा कि किसी ने, हमारे भूतपूर्व रिजर्व बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब ने भेजा हमें कि भारत फार्मेसी में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया है। तो मैंने देखा तो उसका नंबर 10 तक भी कहीं नाम नहीं था, लेकिन उन्होंने बना के भेज दिया और सबको बताना शुरू कर दिया। आप वैक्सीन की बात सुनिए, हमने कोई वैक्सीन बनाई नहीं, हमने बाहर से लाके वैक्सीन बनाना सीखा, उनकी वैक्सीन लेकर के हमने अपने देश में बनाया। एक प्राइवेट पार्टी ने बनाया, देश ने नहीं, एक प्राइवेट पार्टी ने बनाया, उसमें दूरदर्शी थी, ये फैसला सरकार का नहीं था, ये एक अपनी स्थानीय कंपनी का था। पूर्ण एक कंपनी ने फैसला किया था कि हम अगर ऐसे वैक्सीन की हमारे पास बनाने की ताकत है, तो अगर ऐसा हुआ तो हम करेंगे। उसको हम राष्ट्रीय फैसला माने या ना माने, ये सोचने की बात है, लेकिन ये कहना कि भारत फार्मेसी में या फार्मास्यूटिकल में नंबर 1 देश है या नंबर 10 में से भी है, वो अपने आप उतना ही सच है जितना कि भारत एक अमीर देश है। हमारी आमदनी $2000 प्रति व्यक्ति है या 1.5 लाख रुपए के आसपास प्रति व्यक्ति है। हम कहाँ से अमीर हो गए? अमेरिका की औसत आमदनी हमसे 30 गुना ज़्यादा है प्रति व्यक्ति आमदनी, हम कहाँ से अमीर हो गए? अमेरिका भी दावा नहीं करता बहुत अमीर होने का, खैर वो अमीर देश है, तो वहाँ भी 5-6% लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, क्योंकि वहाँ का जो गरीब है उसकी आमदनी हमारे मध्य वर्ग से कुछ ज़्यादा है। जिनको वहाँ गरीब कहते हैं, जिनको वहाँ कहते हैं गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनकी आमदनी भारतीय मध्य वर्ग से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि उनका स्तर गरीबी का ऐसा है, क्योंकि उम्मीद करते हैं कि उनके यहाँ के लोग पढ़े लिखे होंगे, उनकी वास्तविकता ऐसी होगी जिससे कि वो 21वीं शताब्दी के एक जगे हुए मानव की तरह जी सकें। तो ये हम क्या मानते हैं सही है क्या गलत है, हमारे स्तर के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो बात हुई नोटबंदी की, उसमें ना कहीं अर्थशास्त्र था, न कहीं वित्त की समझ थी, न कहीं जो हमारी 1947 से जो हमारे अर्थशास्त्रियों ने अपनी जगह बनाई थी दुनिया में समझदारी की, कहीं उसकी गुंजाइश छोड़ी गई थी। ये सब मिला के ऐसा लगा किसी एक व्यक्ति ने फैसला कर लिया इसलिए कि वो उसको समझ में आया। तो इससे सवाल खड़ा हुआ, हमारे जो संस्थान बने हैं, जो संविधान के अंतर्गत काम करते हैं, उनकी क्या स्थिति थी। खैर, आज की तारीख में ये है कि पिछले 6 सालों में जितनी नोटों की वृद्धि हुई है उतनी पहले किसी 6 साल में नहीं हुई थी। ये मान लीजिए आप कि जितनी नोटों की वृद्धि हुई पिछले 6 साल में 2017 से या 2016 से, उतनी पहले कभी नहीं हुई थी किसी 6 साल में। एक तो ये है। दूसरा कि हमारे नोट अगर 500 और 1000 से 2000 के हो जाएंगे तो काला पैसा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तीसरा, ये लगता है कि अब 2 समानांतर व्यवस्थाएं चल रही हैं जिसमें अमीर उनकी संख्या कम होती जा रही है, उनकी अमीर बढ़ती जा रही है। चौथा कि एक आध परिवार हमारे उद्योग धंधों के ऐसे हैं, सब कुछ उनके नाम पे किया जाता है। अगर उनकी रुचि कुछ करने में है तो सरकार की रुचि उस पर पड़ जाती है, उनकी रुचि नहीं है तो उस पर किसी की रुचि होती नहीं है। तो कुछ ऐसे 2-3 हमारे बड़े औद्योगिक घराने हैं जो तय करते हैं कि हमारी वित्त नीति क्या होगी या आर्थिक नीति क्या होगी। कोई भी नीति हमारी क्या होगी उसमें इस पर तय होता है कि हमारे जो चहेते उद्योगपति हैं वो क्या चाहते हैं। उनकी रुचि होटल में है तो वो मिल जाएगा, उनकी रुचि सेब के बागानों में है तो वो होना शुरू हो जाएगा। सब कुछ होता है इसलिए कि कुछ खास किस्म के लोग वो चाहते हैं कुछ करना। और ये 2 ही 3 उद्योगपति हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं, वो भी
परिवार से जुड़े हुए हैं या नेता से जुड़े हुए हैं, और उस पर हमारी नीति चल रही है। मैं अक्सर देखता हूँ लोग बहस करते हैं कि भारत 2047 में 40 ट्रिलियन कानून बन जाएगा। तो मैंने उसका एक अभी आज सुबह ही अंदाज़ किया कि 1972 से 25 साल 1997 तक भारत की अर्थव्यवस्था करीब मान लीजिए 400 बिलियन से नहीं, एक करीब 72 बिलियन से 400 बिलियन पहुंची। 72 बिलियन डॉलर की थी 1972 में और 400 के आसपास थी 1997 में। 97 से 22 तक 25 साल में वो एक 400 बिलियन डॉलर से आज तक 2500 बिलियन डॉलर पहुंची है। कभी कभार लोग कहते हैं 3000 हो गया है, लेकिन अगर आप आंकड़े देखें तो लगता नहीं है कि उतना है। अगर 3000 मान लो तब भी आप देखोगे 400 से हम 3000 पहुँचे हैं कि 4 7 28, यानी कि 7.5 गुना 25 सालों में। उसके पहले 72 से 70 से 400, यानी कि 7 छंग 42, करीब 5.5 गुना। तो पहले 25 सालों में 1972 के बाद 5.5 गुना, अगले 25 सालों में 7.5 गुना। अब ये कहना कि हमारी जो अर्थव्यवस्था अगले 25 सालों में 10 गुना बढ़ जाएगी, तब भी वो 25 ट्रिलियन डॉलर की होगी। तब तक हमारी आबादी बढ़ जाएगी, शायद 200 करोड़ के आसपास पहुंचेगी। लेकिन अगर हमारे देश में 93% लोग हाई स्कूल पास नहीं कर पाए हैं, तो हमारे देश में वो उसकी आधारशिला कैसे बनेगी कि हम 25 ट्रिलियन की इकानमी बन जाएं 25 साल में। ज़रूरी है कि हमारे यहाँ शिक्षा अच्छी हो, उसका स्तर उठाया जाए इस लेवल पर, जैसे कि अमेरिका में शिक्षा मिलती है ऐसे हमारे यहाँ हो, यूरोप मिलती है वैसे हमारे यहाँ हो। हमारे जो बच्चे 10वीं क्लास पास करते हैं वो 10वीं के लायक हों, दूसरे दर्जे के लायक ना हो रह जाएं। तो इन सब पे सोचना पड़ेगा। लेकिन जो नोटबंदी की बात हुई थी वो आज समझ में आना चाहिए आपको, किसी भी तरह से सही नहीं थी। हमने देखा हमारे एक पुराने साथी थे इंडियन एक्सप्रेस के, जो पहले हमसे बहुत जूनियर थे, अंत में संपादक बन गए। जब मैं चला गया था विदेश, 20 साल मालूम पड़ा कि वो संपादक बन गए थे। जिस तरह उन्होंने बात की उसे लगा कि जो मनुष्य की सोचने की क्षमता है उस पर कहीं कोई अंकुश लग गया है। और जो तमाम नामी गिरामी पत्रकार हैं, आप उनका मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, जिन्होंने आपसे कहा था कि 2000 रुपये के नोट में ऐसा नैनो चिप लगा दिया गया है, उनकी समझ कुछ ऐसी है जिसमें सूरज की रोशनी जो है वो पश्चिम से उगती है। कुछ इस तरह के लोग ये लोग हैं। तो हमारी अर्थव्यवस्था क्या होगा ये हमारे नेता तय करते हैं, लेकिन उसके पहले एक ज़माने में अर्थशास्त्री तय किया करते थे। हमारी व्यवस्था तो बेहतर थी, क्योंकि उसमें जो अर्थशास्त्री उससे सबका ख्याल करना पड़ता है, अर्थव्यवस्था का ख्याल करना पड़ता है। ठीक है, अब अगर एक नेता तय करे कि हम जो कदम उठाएंगे तो मुश्किलें हमारी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाएंगी। और कुछ हमें ऐसी आशंका है आज की तारीख में, जो आप देखते हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा के साथ जो बात निकल रही है, जिस तरह से लोगों की दुख दर्द की कहानी सामने आ रही है, उन सब से लगता है कि हम सतही तौर पे, शहरी तौर पे जो भी हम शायद सोच लें, लेकिन हमारे देश में जो 90% लोग हैं उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम अपने आप को विकसित मान सकें। हमारी जो लड़ाई बहुत लंबी है, हमारा रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन उसमें नोटबंदी जैसी गलतियाँ करने का उसकी जो गुंजाइश बहुत कम है। तो आज इस बरसी पे हम न नमन कर सकते हैं, न मातम मना सकते हैं, सिर्फ ये मनाते हैं कि इस तरह की गलतियाँ दोबारा ना हों। इस बात के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार।